गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों के बीच हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो बनाने का बहुत बड़ा मकसद है। आज मैं अपने एक फ्रेंड की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मेरी फ्रेंड ने जो अपने खुद के लिए जो उसने निर्णय लिया, सही लिया, गलत लिया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं सुबह काम कर रही थी, काम करते करते अचानक मुझे उसकी बहुत याद आने लगी, तो मैं सोची फ्री होकर के मैं उसको कॉल करके बात करूंगी उससे। जब मैं फ्री होकर के मोबाइल जैसे हाथ में ली, वैसे उसका कॉल आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम दोनों ने काफी देर तक बातें की। बातें करते करते मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे ना पुराने दिन याद आ रहे हैं कि तुमने कितने कष्ट झेले हैं और आज यहाँ तक पहुंची हो। फिर मैंने उससे कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो, तुम एग्री हो, तो मैं तुम्हारी बात वीडियो पे, तुम्हारी जो भी तुम्हारी आप बीती है वो मैं वीडियो बना करके शेयर करना चाहती हूँ। उसने मुझे आज्ञा दे दी कि ठीक है, आप ऐसा कर सकती हो। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों से पूछती हूँ कि कोई लड़की को अगर उसके जीवन में इतना कष्ट हो, तकलीफ हो, तो निर्णय लेने का तो पूरा फैसला है अपने जीवन के लिए, लेकिन उसने जिस तरीके से अपनी लाइफ का फैसला लिया, सही है या गलत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है जब हम 15-16 साल के हुआ करते थे तब की। हम लोग 11th में थे उस टाइम। वो लड़की उस टाइम 15-16 साल की एज में वो पूरे घर को संभाल रखा था उसने। सुबह 4 बजे, 15-16 साल की लड़की सुबह 4 बजे उठती थी और रात को 10-11 बजे सोती थी, सारे काम खत्म करके। और इस बीच उसको इतना समय नहीं मिलता था कि वो बैठ करके आधे घंटे अपने आप के लिए समय निकाल ले। इतनी बिजी रहती थी वो। ऐसा नहीं है कि अकेली थी, उसके घर में उसके मम्मी पापा, 2 भाई, 2 भाभियां, भतीजे भतीजी, पूरी फैमिली थी, लेकिन किसी काम के नहीं। जी हाँ, किसी काम के नहीं, क्योंकि पिताजी ऐसे थे कि पिताजी के पास कुछ भी बोल नहीं सकती थी वो लोग। अपने पापा के पास उन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। पापा किससे बोलते नहीं थे, अब किस वजह से, क्यों डरते थे सब उनसे, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार पूछा कि तुम लोग अपने पापा से क्यों नहीं बोलते हो। तो उसने मुझे बताया कि मेरे पापा से कोई बोलते ही नहीं है एक्स्ट्रा, हमें जितना काम होता है हम लोग पापा से उतना ही बोलते हैं, हम लोग को पापा से डर लगता है। रही माँ, तो माँ भी बिल्कुल सीधी सादी थी, घर को साथ जैसे भी हो घर को चलाना है शांतिपूर्वक, इस टाइप की थी। कोई बात ना अपने हस्बैंड, मतलब उस लड़की के पापा से बोलती थी ना अपने बेटों से बोलती थी। कि कोई बात से अगर घर में क्लेश हो गया, झगड़ा हो गया, तो बहुएं नाराज हो जाएंगी, अगल बगल में लोग जानेंगे, इसलिए वो कोई बात अपने पति और बेटे से नहीं बोलती थी। और ये लड़की सुबह उठ करके सबके लिए नाश्ता, और हाँ, सबसे प्लस पॉइंट, हमारे टाइम में ना हमारे यहाँ कोयले पे खाना बनता था। ये कहानी झारखंड के धनबाद जिले की है। मेरी पड़ोसी थी वो। सुबह उठ करके वो पूरे घर को संभालती थी, सुबह का नाश्ता वास्ता बना के भाई को ड्यूटी भेजेगी, भतीजा भतीजी को स्कूल भेजेगी। उसके बाद उनकी भाभियां इतनी देवी थी, उन देवियों को मेरा प्रणाम है। उनकी भाभियां इतनी देवी थी कि खा करके थाली को जहाँ खाती थी वहां छोड़ देती थी। ये नंद रानी जा करके थाली उठा करके लाती थी। उसके बाद ये लोग नहाएंगी, हमारी देवी जैसी भाभियां, वो लोग नहाएंगी तो फिर ये नंद जाएंगे और जा करके उनके कपड़े तक धोएगी, अपने पिताजी के, भाई के, सारे भतीजे भतीजी के, माँ के, साथ में भाभियों के भी। इतनी संस्कारी भाभियां थी कि वो कपड़ा छोड़ देती थी तो भाभियों का कपड़ा तक धोती थी वो। इसके बाद इतना सब करते करते वो मेंटली फिजिकली काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी। दवा खा करके फिर भी काम करती रहती थी। कभी किसी कारण से अगर घर से बाहर चली गई, आने में उसको शाम हो गया, तो ये हम उनकी उसकी देवी जैसी भाभियां सिर्फ कढ़ाई धो करके सब्जी बनाती थी, बाकी बर्तन छोड़ देती थी कि आएगी तो वो धोएगी। ये लोग नहीं धोती थी, हाथ काले हो जाएंगे बेचारी बहुओं के। आती थी, फिर मन से बहुत दुखी होती थी जब मुझे बताती थी। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी भावुक हो गई। जब वो मुझे बताती थी तो मुझे भी बहुत तकलीफ होता था सुन करके। बेस्ट फ्रेंड थी मेरी।
उस टाइम वो आती थी तो सबसे पहले किचन में जाती थी, सारे साफ सफाई किचन का करती थी, बर्तन वगैरह साफ करती थी, फिर अपना जो भी रोटी वोटी बनाना होता था बनाती थी, फिर पूरे परिवार को खिला के बर्तन वर्तन धो करके किचन की क्लीनिंग करके रात को सोया करती थी। इतनी अच्छी उनकी भाभियां थी, इतना अच्छा उनका मतलब उस लड़की को इतना खुश रखते थे वो लोग। ये सब इसी तरह चलता रहा। मैंने बहुत बार समझाया कि तुम बोलो, बोलना सीखो, लेकिन वो कहती थी कि नहीं मैं बोलूंगी तो भैया भाभी से लड़ेंगी या पापा डांटेंगे, घर में क्लेश होगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो नहीं, कभी कभी किसी से कुछ बोलती नहीं थी। घर में सबको प्रेस किया हुआ कपड़ा चाहिए होता था, रुमाल तक प्रेस करके देती थी अपने बाप भाई को। इस बीच भाभी उनकी आ करके कहेंगी जरा मेरे ये सूट प्रेस कर देंगी, वो मुस्कुराते हुए कहती थी रख दीजिए, वो भी प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद उन लोगों ने क्या करा, 17 साल की एज में उसकी शादी करा दी। शादी कराया, मायके तो जो था सो था ही, ससुराल उससे भी बना मिल गया उसे। लड़का गांजा पीने वाला, भांग खाने वाला, पता नहीं हर तरह का शायद नशा होगा उसे, क्योंकि शादी के बाद मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। वहां पे नियम था सुबह 4 बजे उसको वहां भी उठना है, नहा पहले से घर की सारी झाड़ू पोछा करनी है, नहा धो के पूजा पाठ करके ही किचन में जाना है। किचन में जाने के बाद चाय बना के सबके बेड पे जाके जगाना है। वो सिर्फ शादी होते वो लड़की, 17 साल की लड़की शादी होते वो औरत बन गई। औरत बन गई, उसको उसके ऊपर पूरा परिवार का जिम्मेदारी उसके ऊपर दे दी गई। वो भी परिवार छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा परिवार में उसकी शादी की गई थी, जिसमें उसके सास ससुर, 4 नंदे और 4 हस्बैंड के 4 भाई थे, जिसमें ये 2 नंबर थी। वहां का माहौल जो था वो उससे भी बदतर था। घर में वॉशिंग मशीन था लेकिन कपड़े हाथ से धोने थे, क्यों, वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगा, बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा, कपड़े हाथ से धोने थे। गैस था लेकिन गैस पे खाना नहीं बनाता, क्योंकि कोलियरी एरिया है, कोयला घर का है तो कोयले पे ही खाना बनाना है। सुविधा सब कुछ की थी लेकिन करना सब हाथ से ही था, खुद से ही करना था, सुविधा का उपलब्ध नहीं उठाना। उसके मायके वाले ने शादी में कुछ पैसे वैसे का जो डिमांड था कम किया था, उन्होंने उन्होंने कहा था कि हम कुछ दिन बाद उन्हें दे देंगे। और इस चीज के लिए उस लड़की को ससुराल में मारा पीटा जाता था, उसके साथ बहुत मतलब बुरा बर्ताव होता था। उसके घर में उसका पति कोई काम का नहीं था, क्योंकि सुबह सो उठ करके सब चाय पीते थे, वो घर से चला जाता था, उधर से नशा करके गिरते गिरते पड़ते आता था, और आने के बाद ऐसा सोता था कि एक ही बार रात में उठता था, रात में उठ करके अपने जानवर की तरह हरकतें करता था। ये सब वो कंटिन्यू झेल रही थी। उसके बाद जब ससुराल वाले हर चीज के लिए टॉर्चर करते थे तो वो घर पे फोन करती थी। पर्सनल फोन भी उस टाइम नहीं हुआ करता था किसी के पास, घर पे फोन करती थी तो फोन भाभी उठाती थी। भाभी उठाएंगी तो कहेंगे अच्छा ठीक है भैया से बोलूंगी, ठीक है पापा जी से बोलूंगी, लेकिन ना बोलती थी ना किसी से बात करवाती थी। ऐसे ही चलते रहा कुछ समय तक। फिर एक दिन उसे कॉलेज में कोई असाइनमेंट जमा करना था तो वो कॉलेज आई। फिर फोन करके उसने कॉलेज में ही किसी फ्रेंड से फोन करके उसने अपनी भाभी को बुलाया। उसकी भाभी भी उसके कॉलेज में आई उससे मिलने के लिए, और उसको क्या सिखाया उसकी भाभी ने, ऐसे नहीं बोला जाता है, घर वालों को मायके वाले को नहीं सुनाया जाता है। धीरे धीरे वो लोग आप चुप लगाना सीख जाएंगे तो ससुराल वाले धीरे धीरे बोलना छोड़ देंगे। इस तरह से उस लड़की का मुंह वहीं पे बंद कर दिया गया कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है, मायके वाले से कुछ भी नहीं बताना है, आप सहते रहिए, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो लड़की समझ चुकी थी, मेरी फ्रेंड समझ चुकी थी कि उसको कोई फायदा नहीं है कहीं बोलने से, कोई फायदा नहीं है। बहुत मुश्किल से एक बार मुझे चोरी चुपके फोन की, मुझसे बताई सारा बात। मैंने कहा कि जब इतना परेशान हो तुम तो चलो पुलिस कंप्लेन कर लो, या तुम मायके आ जाओ। तो बोले मायके आऊंगी तो फिर मुझे तो ये लोग वापस यहीं भेजेंगे, जब कोई फोन पे दुख नहीं समझ रहा है तो ये लोग क्या सामने से समझेंगे, सब मुझे यही सिखाएंगे कि हाँ ऐसा रहना पड़ता है, इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ये सब। और पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगी कि दोनों परिवार का इज्जत जाएगा, और कंप्लेन करके मैं क्या करूंगी, दोनों परिवार को सजा होगा। नाबालिग में शादी किया है ससुराल मायके वालों ने तो उनको भी सजा होगी, और ससुराल वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं उनको भी सजा मिलेगी। मैं तो फिर ना घर की रहूंगी ना घाट की रहूंगी। ये सब झेलते झेलते उस लड़की ने निर्णय लिया कि वो कहीं दूर भाग जाएगी, मर जाएगी। मुझसे रोक रोक करके, बहुत रो रो करके उसने कहा कि मैं आत्महत्या करूंगी, मैं जीना नहीं चाहती हूँ।
सॉरी फ्रेंड, सॉरी, मैं उसकी बातें याद करके बार बार भावुक हो जा रही हूँ। लास्ट बार जब उसने मुझे कॉल किया था तो मैं उसको बहुत समझाई थी कि ये कोई रास्ता नहीं है, अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाने का ये कोई सरल रास्ता नहीं है, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद से उसने मुझे कॉल नहीं किया। मैं कॉल करती थी तो मेरी बात नहीं कराते थे वो लोग, कहते थे ये कर रही है, वो कर रही है, बात नहीं कराते थे मेरी उनसे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो घर छोड़ करके कहीं चली गई है, और आपको बता दूं कि उसके खोजबीन में पुलिस हमारे घर भी आई थी, क्योंकि मैं उससे बात करती थी मोबाइल से नंबर निकाल करके। मेरे पास भी वो लोग आए थे, मेरे घर पे आए थे मेरे घर वाले। उसके बाद मुझे भी बहुत डांटे कि तुम क्यों बात करती थी, क्योंकि पेरेंट्स किसी के भी हो, अगर लड़की को कुछ होता है ना, अगर लड़की किसी की भागती है तो पेरेंट्स जो है बिल्कुल साथ नहीं देते, किसी का दुख समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो चली गई, बहुत दिन में कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं भी टेंशन में थी क्योंकि मुझे उसने कहा था कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो मुझे तो डाउट हो रहा था कि ससुराल वालों ने मार दिया है या खुद उसने कुछ कर दिया है। मुझे 1 साल बाद उसका कॉल आया, तो 1 साल बाद वो कॉल की कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ और बहुत खुश हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैंने सबको छोड़ दिया है। मैं बोली कि तुम मुझे ठीक से समझाओ कि कैसे क्या हुआ था। कह रही थी कि उन लोगों के टॉर्चर की वजह से मैं बोली कि तुम मुझे ठीक से समझाओ कि कैसे क्या हुआ था। कह रही थी कि उन लोगों के टॉर्चर की वजह से मैं बहुत करूँ ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं एक दिन सुबह 3 बजे ही घर छोड़ करके निकल गई, और मैं चलते चलते जहाँ भी स्टैंड था उसका, वहाँ ऑटो वगैरह पकड़ा उसने, वहां से बस स्टैंड से जहाँ भी जाना था वहां गई। ट्रेन में उसे एक आंटी मिली, एक आंटी मिली जो कि बहुत अच्छी थी। वो कही कि देखने से तो तुम नई नवेली दुल्हन लग रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे ऐसी मायूसी क्यों है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, लग रहा जैसे तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। फिर जब तुम ट्रेन में सफर कर रही हो तो तुम्हारा बैग क्यों नहीं है, तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं है। फिर वो बहुत, मेरी फ्रेंड बताने लगी कि वो बहुत रोई, उनके पास बहुत रोई, अपना सारा कहानी उसने उनसे बताया। वो बोली कि बेटा अगर तुम्हें मेरे पे यकीन है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो इतनी दुखी थी कि उसको प्यार की जरूरत थी। जब उस आंटी ने उसको प्यार लाड दिया तो वो उनके बात में आई, उनके घर गई, और वाकई वो आंटी बहुत अच्छी थी। उसे 10 दिन अपने घर रखी। 10 दिन तक वो आंटी बहुत परेशान हुई उसके लिए, जहाँ तहाँ उसके काम के लिए बहुत जगह उसके साथ परेशान हुई। आखिरकार उसे एक काम ढूंढ के दिया, काम ढूंढने के बाद उसको रहने का व्यवस्था दिया। अब रही बात बर्तन सर्तन कहाँ से आए, तो उसने कुछ जेवर जो अपने शरीर में पहन रखे थे, उन जेवरों को बेच करके उसने अपने बर्तन वर्तन राशन पानी का व्यवस्था किया, और वहां रह के वो अपना काम भी करती रही, पढ़ाई भी करती रही। आज के डेट में वो बहुत खुश है, जॉब कर रही है, अपने पति परिवार ससुराल में है, लखनऊ में भी वो है और बहुत खुश है। मेरी अक्सर बात उससे होती रहती है, और मैं बहुत खुश हूँ आज उसके निर्णय से कि उसने उस समय जो निर्णय लिया ना, वाकई बहुत अच्छा निर्णय लिया। इससे उसका जीवन बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत खुशहाल हो गया, और वो आगे बढ़ भी गई। शायद वो किसी से शेयर करती, अपने वो केस करती या मायके आती तो उसका जीवन और बद से बदतर हो जाता है, ये मेरा मानना है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसकी स्टोरी सुन करके आप लोग बताएं कि उसने गलत किया या सही किया। राधे राधे।